हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेड क्लास के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। आइए हम प्रारंभ करते हैं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ध्यान रहे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि 1774, 1773, 1935, 1858। याद रहे, जो सुप्रीम कोर्ट थी अर्थात उच्चतम न्यायालय, इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। यदि यहाँ पर कब की बजाय अधिनियम पूछ लेता कि किस अधिनियम के तहत किया गया था, तब हमारा उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होता। परंतु यहाँ पर पूछा गया है कि कब की गई थी, अर्थात सन पूछा गया है कि कब हुआ था, तो अधिनियम 1773 था, परंतु इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। तो हमारा राइट आंसर है 1774। अगला प्रश्न है, भारत में सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश, यहाँ पर जो पहला जो जज था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में पूछा जा रहा है। याद रहे, यहाँ पर देखो 4 नाम दिए हुए हैं। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस एक गवर्नर जनरल थे, ना कि कोई न्यायाधीश थे। चेम्सफोर्ड भी गवर्नर जनरल थे। ठीक, अब बात बचे हैं केवल 2, लॉर्ड लिमेस्टर और लॉर्ड इम्पे। जो लॉर्ड लिमेस्टर थे, ये सुप्रीम कोर्ट के केवल और केवल न्यायाधीश थे। कौन थे? न्यायाधीश थे। यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम न्यायाधीश, अगर केवल और केवल आया है प्रथम न्यायाधीश, तो भी मुख्य न्यायाधीश रखेंगे। ठीक, अगर प्रथम न्यायाधीश की बात कर रहा है तो भी मुख्य न्यायाधीश ही पूछा जा रहा है। और यदि आ रहा है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तब तो स्पष्ट हो जाता है कि ये मुख्य न्यायाधीश की पूछा जा रहा है। ठीक, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है, दिख रहा है कि यहाँ पर केवल दिया हुआ है कि भारत सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश कौन था। यहाँ पर मुख्य नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसका जो सेंस है वो मुख्य न्यायाधीश को लेकर किया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसे एक बार 1992 में पूछा गया था, 98 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। सोच लो कितनी बार पूछा गया है, और भी कई बार पूछा गया होगा जो हमें ज्ञात नहीं है। तो याद रहे, जो प्रथम न्यायाधीश की बात की जा रही है, इसका मतलब मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा उत्तर होगा एलिजा इम्पे। ठीक, भारत के सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश या प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। अगर इसके अतिरिक्त आता है कि सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो एक तो लिमेस्टर हैं, दूसरा हाइट हैं, तीसरा चेमेस्टर हैं। ठीक, चेम्सफोर्ड हैं। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक, यहाँ पर संपूर्ण व्यापारिक अधिकार की बात कर रहा है। तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले व्यापारिक अधिकार जो समाप्त किए गए थे वो 1813 के तहत किए गए थे। उस समय क्या था? चाय और चीन को छोड़ दिया गया। चाय और चीन को छोड़ दिया गया। कारण क्या था कि चाय और चीन को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए? कारण यह था कि अंग्रेजों को चाय बहुत पसंद थी। उस समय भारत में चाय नहीं होती थी। चाय भारत के जो हिमालय है, भारत का हिमालय, इसके उत्तर में होती थी। ठीक, और उत्तरी क्षेत्र चीन के अधिकार क्षेत्र में था। तो जाहिर सी बात है, तो चीन के साथ व्यापारिक समझौता वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त भारत में जो ये लोग कागज का उपयोग करते थे, कागज, ठीक, वो भी कहाँ से आता था? चीन से आता था। अब ऐसे में चीन के साथ व्यापारिक अधिकार एकदम समाप्त नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने 1813 के तहत इन्होंने क्या किया कि जो व्यापारिक अधिकार थे चाय और चीन को छोड़कर, वो सभी कैंसिल कर दिए। उसके बाद इसके बाद भी ये क्या कर जो घूस वगैरह, मतलब जो कंपनी भ्रष्टाचार मचाए हुए थी, उसे फिर भी ये कंट्रोल नहीं कर सके। इसलिए इन्होंने एक और अधिनियम लेके आए जिसे राजलेख अधिनियम 1833 बोला गया। इस अधिनियम के तहत इन्होंने चाय और चीन पर भी अधिकार, मतलब जो व्यापारिक अधिकार थे, इसे समाप्त कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि जो संपूर्ण व्यापारिक अधिकार जो था, या संपूर्ण व्यापारिक जो कुछ था, उसे समाप्त किया गया।
तो हमारा उत्तर होगा कि राजलेख अधिनियम 1833, मतलब 1833 के द्वारा संपूर्ण व्यापारिक जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया। वहीं पर अब ये जैसे संपूर्ण है, ठीक है, संपूर्ण हटा दो, अब आ जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, तो ऐसे में हमारा उत्तर 1813 होगा, क्योंकि व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए थे, चीन और चाय को छोड़ दिया गया था। ठीक, लेकिन अगर जैसे ये संपूर्ण है, अब पूरा आ जाए कि संपूर्ण व्यापारिक अधिकार, ऐसे में हमारा उत्तर 1833 होगा। समझ में आ गया? चलते हैं, अगला प्रश्न है। प्रश्न है, भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? ठीक, यहाँ पर 4 अधिनियम दिए हुए हैं, तो याद रहे हम पहले देख लेते हैं विधि आयोग का मतलब ये कब आया और कैसे आया। हम देखते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसमें कार्यकारी परिषद या गवर्नर के लिए एक व्यक्ति मतलब 4 सदस्यीय परिषद नियुक्त की गई थी, 4 सदस्यीय परिषद नियुक्त की गई थी। अब उस परिषद में जो जब 1784 आता है, ठीक है, 1784 आता है, उसमें एक व्यक्ति को हटा दिया गया था। फिर 1833 के द्वारा 1833 में एक अन्य व्यक्ति को लेके आया गया, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकाले। उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक, मैकाले एक विधि सदस्य था, जिसे हम लॉ बोलते हैं, वो विधि सदस्य था, लॉ मेंबर था। ये कहां से आया था? ये ब्रिटिश संसद से आया था, याद रहे, ब्रिटिश संसद से आया हुआ था, और यह प्रत्यक्ष प्रतिनिधि किसका था? ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि था, और इसे चौथे सदस्य के रूप में कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किया गया। किसकी? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में इसे सम्मिलित किया गया। और जब ये विधि सदस्य था, तो इसी के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही 1833 में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया, और इसने ही क्या किया था? विधि आयोग की अध्यक्षता भी की थी, मतलब ये इसका अध्यक्ष भी रहा। ठीक, समझ में आ गया? चलते हैं, अगला प्रश्न है। यहां प्रश्न कह रहा है, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की आधिकारिक छूट कब प्रदान की गई? हम जैसा कि जानते हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत डगमग हो रही थी, और जब विभिन्न प्रकार के व्यापार वगैरह बंद किए जाने लगे, लोगों पर शिकंजा कसा जाने लगा 1773 के द्वारा ही, कि आप लोग अब किसी से ना ही गिफ्ट लेंगे, ना ही किसी से जो है कर टैक्स वगैरह लेंगे निजी तौर पर। ऐसे में वहां से जो व्यक्ति आते थे, उनकी मोटी कमाई बंद हो गई, बाहरी इनकम बंद हो गया। इससे क्या हुआ? लोग आने मित्राने लगे। तब 1813 में भारत सरकार अधिनियम 1813 में भारत सरकार अधिनियम, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये चार्टर अधिनियम है या राजलेख अधिनियम है, ठीक है, राजलेख अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा इन्होंने मतलब भारत में ही भारत की जनता को शिक्षित करने के लिए लोगों को लेके आए, मतलब ईसाई लोगों को लेके आए, आइए हमारे यहाँ आप प्रचार के नाम पे आएंगे कि आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। परंतु इनका मुख्य उद्देश्य, इनका जो मोटो था, वो था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना। कारण क्या था? जो ब्रिटिश लोग थे, ये लोग भारत से अंग्रेजी में जब बोलते थे, तो भारतवासी जो थे, ये उनकी भाषा समझ ही नहीं पाते थे। ऐसे में उनको दोनों में जो बोलचाल में थी, उसमें समस्या आती थी, तो इनको यहाँ पर वो वर्कर नहीं मिल पा रहे थे। वर्कर मिल जाते थे तो काम नहीं ले पाते थे। ऐसे में अंग्रेजी शिक्षा अगर दिला दी जाए तो अंग्रेजों के लिए बहुत फायदेमंद होता, और इसी वजह से ईसाई मिशनरियों को चार्टर अधिनियम या राजलेख अधिनियम 1813 के द्वारा क्या किया गया? भारत में आधिकारिक रूप से आने की छूट प्रदान की गई। तो हमारा उत्तर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम, सॉरी, राजलेख अधिनियम या चार्टर अधिनियम 1813। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन था? हम देखते हैं कि जब 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, इसे पढ़ा गया। कहाँ पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद में पढ़ा गया। ठीक, याद रखना, कई बार पूछा गया है
कई बार पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया, इलाहाबाद में पढ़ा गया था। और तब से 1858 अर्थात 1 नवंबर 1858 से जो कंपनी शासन था समाप्त हो गया और ताज शासन प्रारंभ हो गया। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से, अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, अब यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगी। कौन? ब्रिटिश सरकार शासन करने लगी। अब इसी बात को लागू किया गया और इसी समय एक नए पद का सृजन किया गया जो था भारत राज्य सचिव। ठीक, उस समय भारत में जो व्यक्ति नियुक्त किया गया था वो था लॉर्ड स्टैनली। मतलब लॉर्ड स्टैनली भारत में नियुक्त हुआ, प्रथम भारत राज्य सचिव था। यहाँ पर दिया हुआ अगला लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल। लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था 1885 को, अर्थात 1885 में कांग्रेस का निर्माण जब हुआ था, उस समय भारत का जो भारत राज्य सचिव था वो लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल थे। याद रहे, ये कांग्रेस निर्माण के समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल थे, लेकिन जब प्रथम की बात की जाए तो फिर इसका मतलब हो गया लॉर्ड स्टैनली की बात की जा रही है। ठीक, तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड स्टैनली। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है फूट डालो राज करो अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1919, 1892, 1909 और 1935। याद रहे कि देखो 1909 में क्या हुआ था कि इन्होंने, जो ब्रिटिश वाले थे या ब्रिटिश सरकार जो थी, इन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरुआत कर दी थी। कौन सी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू कर दी थी। इसके तहत क्या था कि मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई थी। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। ठीक, अब मुस्लिम लोग अपना अलग तरीके से या फिर अलग होकर के चुनाव लड़ सकते थे। ठीक, और इसमें होता क्या था कि जो मुस्लिम एरिया थी उसमें केवल और केवल मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता था, उसमें हिंदू नहीं जा सकता था। ठीक, अब ये क्या हुआ, देखो जब भारत में हुआ कि मतलब मुस्लिम हिंदू इनमें बहुत एकता थी, लेकिन जब इनको तोड़ नहीं पाए तो अब 1909 में इस प्रकार की एक विचारधारा लेके आए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुनाव वाली। ठीक, तो उसमें मुसलमानों के लिए अलग वोटिंग व्यवस्था कर दी गई कि मुसलमानों को केवल मुसलमान ही वोट दे सकते हैं और मुस्लिम क्षेत्र से केवल और केवल मुस्लिम ही लड़ सकते हैं, हिंदू नहीं लड़ सकता है। ठीक, इस तरीके जब ये लेके आए, इसका प्रयोग किया, तभी इस अधिनियम को फूट डालो राज करो अधिनियम के रूप में देखा गया। अर्थात 1909 को क्या कहा गया? फूट डालो राज करो अधिनियम। तो हमारा उत्तर क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? हमने आपको बताया इनके लिए कार्यपालिका परिषद मतलब जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल जो बंगाल का बनाया गया, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया था कि 4 सदस्यीय सहायक परिषद, मतलब एक परिषद बनाई गई जो उस गवर्नर जनरल की सहायता करे। कब बनाई गई थी? तो ये 1773 में बनाई गई थी। 1873 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाई गई थी। ठीक, और इसी में भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। ये 1909 में शामिल किया गया था। याद रहेगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत क्या किया गया था? एक भारतीय सदस्य को सम्मिलित किया गया था। याद रहे, ये भी वैसे ही थे जैसे लॉर्ड मैकाले थे, अर्थात लॉर्ड मैकाले कौन थे? विधि सदस्य थे, और जो 1909 में आए ये भी क्या थे? एक विधि सदस्य थे। याद रहेगा, और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित हुए प्रथम भारतीय सदस्य थे। कब सम्मिलित हुए थे? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले जो न्यायालय की स्थापना की गई थी वो थी सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। 19 नहीं 73 है। ठीक, 1773 के द्वारा क्या किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, परंतु यहाँ पर पूछा जा रहा है संघीय न्यायालय, हम इसे उच्चतम न्यायालय के रूप में भी देख सकते हैं, अर्थात फेडरल न्यायालय की यहाँ पर बात की जा रही है कि फेडरल न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। जब हम ये देखते हैं तो हम आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो दिल्ली में था। कहाँ था? दिल्ली में उसकी स्थापना की गई थी। फेडरल न्यायालय की स्थापना 1935 के तहत दिल्ली में की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ याद रखेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये पूछा जाए। अभी तक जितने क्वेश्चन आए थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से, प्रत्येक एग्जाम में ये बराबर पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। अगर पूछ ले स्थान कहाँ है तो स्थान दिल्ली है। ठीक, मतलब दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है वर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार भी बोला जाता है, ठीक है, को भारत से कब अलग किया गया? याद रहे, अब पूछ रहा है कब अलग किया गया, अर्थात ये सन की बात कर रहा है, तो हमारा उत्तर होगा 1937। 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया। लेकिन जब यहीं पर अधिनियम पूछ ले कि किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया, तो हमारा उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 में प्रावधान किया गया था कि अब वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा, और इस प्रावधान को 1937 में जाके लागू किया गया या पूर्ण किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है, अर्थात यूपीएससी की बात कर रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उसमें प्रावधान किया गया था कि भारत के या फिर भारत में ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाही के लिए या उच्च पदों के लिए एक आयोग होगा जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाएगा। तो 1935 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपीएससी का निर्माण या संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण तो संपूर्ण भारत के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त भी 1935 में स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट जो है स्टेट पीएससी की भी स्थापना की गई थी। उसमें क्या था, और इसके अतिरिक्त जो है जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए भी क्या किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था, अर्थात संघीय न्याय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। समझ में आया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में 3 आयोग बनाए गए थे। पहला था लोक सेवा आयोग, दूसरा था राज्य सेवा आयोग, तीसरा था केंद्र शासित प्रदेशीय सेवा आयोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति किसने लिखी? यहाँ लिखने की बात हो रही है, अर्थात हस्तलिखित की बात हो रही है, हैंड राइटिंग की बात हो रही है कि हाथों से किसने लिखा। जो मूल प्रति थी वो हैंड राइटिंग थी। ठीक, हैंड राइटिंग थी। तो यहाँ किसने लिखा? कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को लगा के चले आते, कहते हैं इन्होंने संविधान बनाया था। भाई इन्होंने बनाया नहीं था, ये प्रारूप समिति और निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, ना कि इन्होंने संविधान बनाया था। संविधान कई लोगों ने मिलकर बनाया था। अब बात करते हैं कि फिर बनाया किसने था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान जो था, संविधान सभा उसके अध्यक्ष थे, ना कि संविधान बनाया था, ये याद रखना। ठीक, अब बात करते हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी संविधान सभा में एक सदस्य के तौर पर थे, ना कि संविधान को बनाया था। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो संविधान है सभी लोगों ने मिलकर बनाया था। ठीक, अब यहाँ पर बात आ रही है लिखने की, तो फिर लिखा किसने है? तो हमारा उत्तर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्हें संविधान लिखने का कार्य सौंपा गया था। याद रहे, जो मूल प्रति है ये हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में लिखा गया है, यानी बाईलिंगुअल है, 2 भाषाओं में लिखा गया है। लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कारण था क्या था? कारण था कि इनका जो खानदान था उसका जो पेशा ही था कैलीग्राफी का। कैलीग्राफी इसका पेशा था, अर्थात लिखने की कला। कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी लिखने की कला को बोला जाता है, और ये इनके खानदानी पेशा था। इसीलिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को संविधान लिखने के लिए
कहा गया था और इन्होंने संविधान लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के प्रमुख चित्रकार कौन थे। जैसा कि हमने अभी पिछला प्रश्न जो था उसमें देखा था कि हाथों से लिखना यानी मूल प्रति जिसने तैयार की थी तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण। उसी तरह से चित्रकार अर्थात ड्राफ्टमैन, कौन, ड्राफ्टमैन, ठीक, यहाँ ड्राफ्टमैन की बात की जा रही है या चित्रकारिता जो करते थे उनके बारे में बात की जा रही है, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हमारा उत्तर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हम जब संविधान की मूल प्रति खोलते हैं तो देखते हैं उसकी प्रत्येक पन्ने पर, प्रत्येक पेज पर क्या है, कोई ना कोई ड्राफ्ट बना हुआ है, ठीक। तो उस ड्राफ्ट को बनाने वाले कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है जब संविधान सभा की बैठक विधायिका या संसद के रूप में होती थी, यहाँ पर कैसी बैठक की बात कर रहा है, किसकी, संविधान सभा की बैठक की बात कर रहा है, वो भी कैसी, जब विधायिका या संसद के रूप में होती थी तो अध्यक्षता कौन करता था। हम सभी जानते हैं संविधान सभा की बैठक जब संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। कब, जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, परंतु यहाँ पर कह रहा है कि जब उसकी बैठक विधायिका या संसद के रूप में होती थी तब ऐसे समय में उसकी अध्यक्षता कौन करता था, तो भैया हमारे जीवी मालवंकर साहब थे। ये क्या करते थे, जब संविधान सभा की बैठक विधायिका या संसद के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो याद रहे जो प्रथम बैठक हुई थी ये दिल्ली, नई दिल्ली में, कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। वहाँ पर काउंसिल चैम्बर था एक, काउंसिल चैम्बर कहते हैं कि जो कॉमर्शियल चैम्बर होता है या कक्ष, चैम्बर मतलब कक्ष होता है, ठीक है। तो मेन बिल्डिंग में एक कक्ष बनाया जाता है जो कॉमर्शियल, पूरी देश की कॉमर्स को मतलब इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। उसमें एक पुस्तकालय भवन था या लाइब्रेरी जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस पुस्तकालय भवन में की गई थी, कहाँ हुई थी, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे दिए हुए प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें भूल कर भी इग्नोर ना करें। तब मिलते हैं कल अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम।